हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार। पीछे निबंध के बारे में बैकग्राउंड पे, पृष्ठभूमि पे मैंने चर्चा की थी। अभी तक इस नए पाठ्यक्रम पे 2 परीक्षाएं आयोजित बीपीएससी ने की है और उसको हम 68 और 69 के नाम से जानते हैं। तो आज मैं 68 के निबंध के प्रश्नों पर थोड़ा सा चर्चा कर लूं और आप सबों की ओर से बहुत सारी जिज्ञासाएं व्यक्त की जा रही है। सबको इकट्ठा कर रहा हूं और आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐप को आप डाउनलोड करें ताकि अधिक से अधिक जो रिटेन सामग्री है वो आपको मिले। अभी पूरे एसे का नमूना मैंने भेजा है, पहले उसको देखिए, परखिए। चूँकि मेरा मानना है कि बाज़ार में व्यक्ति एक बैगन खरीदने भी जाता है तो 10 बार उसको देखता है। तो फिलहाल हम आपके सामने परीक्षा दे रहे हैं। देखिए उन प्रश्नों का उत्तर जो टेलीग्राम पे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है। उसको देखकर अनुमान लगाइए और फिर हम लोग बात करेंगे। अभी प्रतिदिन क्लास होगी। तो पहला है, 4 खंडों में निबंध को 3 खंडों में बांटा गया है। 12 कुल दर्जन भर निबंध पूछे जाते हैं। 2 ग्रुप है, खंड 1 खंड 2, उससे सीधे सीधे निबंध हैं। अगर उसका सूक्ष्म विश्लेषण करें तो दोनों के सब्जेक्ट मैटर में अंतर है। और तीसरा डेडिकेटेड है, तीसरा खंड पूर्णतः समर्पित है जो हमारे लोक कला के, लोक संस्कृति के, लोक भाषा के कहावतें हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। पहले मैं शुरू से पहला प्रश्न पे चर्चा कर लूं। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। जंगल अपना पेड़ स्वयं तैयार करता है। यह लोगों को जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। इसको अंग्रेजी वाले के लिए पढ़ दूं। फॉरेस्ट क्रिएट इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपुल टू थ्रो सीड्स। अब ये निबंध लिखने के बाद से पूर्व, कोई भी निबंध लिखने से पूर्व आप उस पर सोचिए और शायद आंसर जब पूरा पढ़ेंगे मेरा लिखा हुआ, फिर बात करने में और मजा आएगा। तो मोटा मोटी मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा है कि किसी भी निबंध को शुरू करने से पहले सबके साथ एक इंस्ट्रक्शन है, उसको देखिए कि जंगल, आम बोलचाल की भाषा में जंगल क्या है? एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि जंगल ऐसा करता है कि अपने लिए अपना निर्माण वो खुद करता है, वो कभी इंतजार नहीं करता। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे जंगल हैं जो मानव के पहुंच से बाहर है और फिर भी उसमें पूरे वर्ष दर वर्ष उसकी वृद्धि और उसका एक सिस्टम चलता रहता है। तो डेट इज ए एग्जाम्पल। दूसरा, अगर साहित्य की भाषा में बात करें तो एक बिंब भी हो सकता है, एक कल्पना है, एक बिंब है। तो टॉपिक इतना से हम समझ गए कि भाई कोई जंगल के कहानी को नहीं लिखना है, उसकी इस प्रकृति को मानव ने कितना अपनाया, वो प्रकृति आपके जीवन को कितना प्रेरित करती है, वो बहुत महत्व रखता है। चूंकि एक प्रकृति का अभिन्न अंग या अभिन्न हिस्सा स्वयमेव अपना निर्माण करती है, कितनी बड़ी बात है। और हम मनुष्य दिन प्रतिदिन किसी से उम्मीद लगा के बैठते हैं। इस पे एक सवाल उठता है, खासकर युवा मन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। तो इस संदर्भ में इसका संदर्भ 2 चीजों से है। पहला सामूहिक यानी समाज या राष्ट्र, और दूसरा व्यक्तिगत। अब देखिए, किसी भी समाज, संस्कृति और
और थोड़ा सूक्ष्म होकर सोचे तो समाज। समाज के निर्माण में दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट। पहला सामूहिक, कॉलेक्टिव लाइफ। सामूहिकता के अंदर एक बड़ी व्यापक अवधारणा हो जाती है। ये एक शास्त्रीय दृष्टिकोण होता है जिसमें सरकार, समाज सबको ही आ जाता है, और समाज के ही संघ, वो विद्यालय है, वो शिक्षण संस्थान है जो आते हैं, वो समाज से बाहर नहीं है। दूसरा एक इंडिविजुअल अप्रोच, व्यक्तिगत प्रयास। आखिर व्यक्तिगत प्रयास का जीवन में बहुत महत्व है। व्यक्तिगत प्रयास से ही कोई व्यक्ति, भारत के संदर्भ में अगर देखें, बड़े संदर्भ में देखें तो कोई व्यक्ति, कितना लोगों का नाम लिया जाए, अगर बहुत रिसेंट में नाम लूं तो व्यक्तिगत प्रयास से कोई गांधी बना, कोई अंबेडकर बनता है। हालांकि बनने का फर्क है। अंबेडकर का व्यक्तिगत प्रयास बहुत ही कठिन चीजों से गुजरा है। गांधी अपने आप में बहुत कठोर तप, त्याग, तपस्या के रास्ते से चले हैं, लेकिन सामूहिक मतलब सिस्टम, गांधी को बहुत प्रतिरोध उसका नहीं झेलना पड़ा है, इंडिया में एटलीस्ट। लेकिन अम्बेडकर को प्रतिरोध झेलना पड़ा है। तीसरा है आत्मनिर्भरता, सफलता, इसका संदेश है। ये ऐसे आपको अपने आप में सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर होने की बात करता है, और आपके सफलता के लिए आपको किसी चीज को कोसने या किसी चीज पे, दूसरे पे अभियोग लगाने का की इजाजत नहीं देता है। उसके बाद है कि बगैर किसी बाह्य मदद के आप सफल हो सकते हैं। बहुत ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो बगैर किसी बाह्य मदद के सफल हुए हैं। यानी लाइफ में ये सत्य है कि एक्सटर्नल फोर्सेस, बाह्य मदद, एक्सटर्नल हेल्प बहुत मदद करता है, लेकिन ऐसे भी हैं जो, जिसको एक बड़ा प्रचलित शब्द है, हमारे वजिका का शब्द है वो, और वो भोजपुरी से भी मिलता है, अनेरुआ, अपने आप जन्मा हुआ। उसकी भी एक आइडेंटिटी है। अनेरुआ का ही विस्तार जंगल है। जंगल में बहुत सारे पौधे अपने आप जम जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि आंतरिक शक्ति, लक्ष्य भेदी सोच जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में दुनिया में कुछ राष्ट्रों को मैं देखता हूं जो अपनी ताकत से कितना प्रकृति के, एक के साथ तो प्रकृति बड़ी कठोर रही, लेकिन उस देश के नागरिकों को था कि मुझे अपना देश बना ही लेना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और उन लोगों ने पूरी जी जान से प्रयास किया। हालांकि मैं बीइंग है, मुझसे और इतर कोई प्रश्न करेंगे तो मेरे जवाब कुछ बहुत ज़्यादा गहन एनालिटिकल विश्लेषक हो सकता है, लेकिन इजराइल कई मायनों में आदर्श है कि वो देश कैसे बना। बहुत कुछ यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। जापान ध्वस्त हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध में, और दोनों देश पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत अच्छा किया। आज पूर्वी एशिया के बहुत सारे देश बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत समझ और एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है।
छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे दक्षिण कोरिया हो, अच्छा कर रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से आके, इवन चीन की एक कहानी आप भी खबर से वाकिफ हैं कि चीन ने डीप सीक बना के दुनिया को एक नया संदेश दिया। जब अभी अभी की घटना है, करंट अफेयर्स की चीज़ है कि ट्रंप साहब अपने ओथ लेने के बाद से पूर्व ही बहुत सारी घोषणाएं करते थे। ओथ लेने के बाद उन्होंने इतना काम केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कर दिया जो 4 साल भी किसी भी राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन उनको नहीं पता था, वो भ्रम में थे कि 2022 में बाइडेन सरकार ने जितने भी हाई टेक्नोलॉजी के चिप्स थे, सेमीकंडक्टर्स, उसके चाइना के लिए उसका इंपोर्ट बंद कर दिया। मतलब अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं करेगा ना, चाइना उसको इंपोर्ट कर सकता है। फिर भी चाइना ने हम सारे एशिया वालों को गर्व से, और तमाम उन बच्चों को जो जीवन से निराश हो जाते हैं, बहुत लो वर्जन चिप पे, चूंकि सेमीकंडक्टर ही अभी जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है या जो अभी इंटरनेट की दुनिया है, संचार क्रांति जिसको कहते हैं, उसका बड़ा बेसिक कंपोनेंट है। और उसी की लड़ाई वो ताइवान से भी है, चूँकि ताइवान भी बहुत अच्छा चिप बनाता है, लेकिन उसने अल्टरनेट कर दिया। एल्गोरिथम का इतना डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्जन उस लैंग्वेज का यूज किया कि तहलका मचा दिया। मतलब बाध्य हो गया इतनी बड़ी कंपनियां, जैसे मेटा का एआई था, जेमिनी, जैसे चैट जीटीपी, सारे लोग का किया दिया, जीरो हो गया। तो ये दम है, रातों रात 27 तारीख के बाद पूरे दुनिया के लिए ओपन कर दिया गया, फ्री, आप लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या ये दर्शाता है कि वो चाइना हमारे लिए, खासकर युवाओं के लिए, तो ये कृत आदर्श होना चाहिए। देखिए भाई, ये निबंध मूर्त से अमूर्त की यात्रा है। अब मूर्त क्या है इसमें? मैंने कहा कि निबंध की 2 ही जाति है, मूर्त और अमूर्त। किसी भी इस चक्कर में मत पड़िए कि ये पर्यावरण का ये, वो कहीं ना कहीं आपको दिमाग को लॉक करेगा। क्योंकि निबंध लिखने में भाषा, आपकी सोच, आपका उम्र का प्रभाव भी झलकना चाहिए। अगर भाषा के साथ उसमें रोमांस न किया जाए तो फिर निबंध नहीं बनेगा, वो कुछ और बन जाएगा, वो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपके हद में रहे, आपके कब्जे में रहे, इसलिए समझिए कि मूर्तता क्या है। तो मूर्तता के लिए आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स पेश करने होंगे। जो चीज लिटरेचर में डिस्क्राइब हो गया, जिसका एविडेंस हो गया, वो सब मूर्त होता है। जो आप देखते हैं 2 और 2 4 रिजल्ट जो है मूर्त है। अब अमूर्त उसमें क्या हो सकता है? 2 और जो फिलोसफिकली 0 भी हो जाता है, पॉलिटिकली कोई फिलोसफर उसको 6 भी कर सकता है, वो एक डिबेट है, उसको सर्व स्वीकार्य नहीं है। सर्व स्वीकार्य 2 + 2 = 4। तो ये पूरा उसके पास बिल्कुल एक स्ट्रक्चर है। जैसे मूर्ति, कोई मूर्त है, उसी से बना है यह शब्द हिंदी में। तो देखते हैं कि हमारे ईश्वर की आँख है, नाक है, कान है, जटा है। तो उसी तरह से जो भी इसके पक्ष में फैक्ट्स हैं वो मूर्त हैं, और उस पर सवार होकर आपका जो विश्लेषण होगा वो अमूर्त होगा। अब इस निबंध को कभी भी लिखने के लिए व्यक्तिगत संदर्भ का यूज करें, यानी सामूहिक संदर्भ को ना लें। पर्सनल चीज़ों को रखते हुए, अपने एग्जाम्पल्स को देते हुए इसमें बढ़ें,
तो बहुत अच्छा करेंगे। और इसका आंसर पूरा टेलीग्राम पर आज देखिए, फिर हम बात करेंगे। दूसरा है साहित्य का ज्ञान एक ज्ञान ही नहीं, साहित्य ज्ञान का केवल एक, लिटरेचर इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ, ज्ञान का एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। अब लिटरेचर क्या है कि कोई भी चीज लिटरेचर हो सकता है। ये मत भूलिए कि साहित्य का मतलब केवल हिंदी साहित्य है और कविता, गद्य और निबंध भी है। एनी कोई भी चीज लिखा गया है डेट इज कॉल्ड लिटरेचर, वो लिटरेचर है। तो ये ज्ञान का स्रोत है ही नहीं है केवल, नॉट ओनली कि ज्ञानी इसे अर्जित नहीं करते हैं, बल्कि नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। अब ये निबंध में दो बातें हैं कि पहले आपको साहित्य का उद्देश्य और साहित्य को परिभाषित करना होगा, जिसमें आपको इस कथन के साथ एक सहमति बना के चलनी होगी। दूसरा, इसके उद्देश्य में जैसे ही साहित्य के उद्देश्य को आप परिभाषित करेंगे तो उसमें बल देना होगा इसके नैतिक और सामाजिक क्रिया के रूपों को। यह पूर्णतः अमूर्त श्रेणी का निबंध है, चूंकि अब्स्ट्रैक्ट नेचर का यह निबंध है, चूंकि जितना इसमें कल्पना की उड़ान आप भर सकते हैं, जितने साहित्यिक स्रोत दे सकते हैं, कोई भी साहित्य, जैसे हम कोई धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं तो क्या है, हम सुकरात की बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं, रामचरितमानस की बात करते हैं, तो हर जगह उसमें क्या है कि पहला आग्रह उसमें नैतिकता का है, सामाजिक सरोकार का है। एक सलाह है कि यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, चाहे इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, अरबी, फारसी, किसी के भी हैं, तो इस निबंध को अच्छी तरह लिखिए। यदि आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं या वाणिज्य, कॉमर्स के, तो परहेज कर जाइए, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल के लिए लिटरेचर का बहुत डेप्थ नहीं होगा। आप फिर वही गिने चुने कुछ बिहार के हैं तो दिनकर जी उठा लीजिएगा और बाबा नागार्जुन उठा लीजिएगा, कोई तुलसीदास को उठा लेगा, तो वो स्टैंडर्ड मानक बनेगा नहीं। चूंकि साहित्य में इतना दम है, हर साहित्य में। अब मैं एक 13वीं सदी के फारसी के बहुत बड़े विद्वान हुए, सादी, 100 आकार 2 दीर्घिकार, सादी ने यूएनओ के ऊपर जो मोटो है, यूएनओ का जो उद्देश्य है, वो सादी की एक कविता है। वह कविता ये कहती है कि सारे मनुष्य एक दूसरे के अंग ही तो हैं, और किसी अंग में पीड़ा होगी तो हत्या मनुष्यता की होगी। अल्टीमेट है, जिसने भी इसका चयन किया। तो अब इस ढंग की बातें आपको पूरे विश्व साहित्य से उठाना पड़ेगा। केवल अपने साहित्य से आप वो कसौटी नहीं बना पाएंगे निबंध का जिसमें आप नंबर छीन लें। ये अगर किसी ने ठीक ठाक समझ के लिख दिया तो मेरा दावा है कि आप अगर जैसा आंसर मैं दिया हूं उसको पढ़िए और खुद मूल्यांकन करके भेजिएगा कि सर इतना नंबर दिया मैं आपको निबंध में। हर कोई आज परीक्षक है, आज हमारे कॉपी को देखे और नंबर दे,
फिर बात करूंगा कि आपको भी उतना नंबर आना चाहिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर कीजिए उस आंसर को, क्योंकि ये संसार को सुंदर बनाने के लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड और मानक चीज़ों, आपका हक है, यू डिजर्व बेटर देन बेस्ट। ये हमारे पब्लिकेशन का स्लोगन है कि आप डिजर्व करते हैं, कि सर्वोत्तम के आप अधिकारी हैं। तो अगर बाजार में सर्वोत्तम है, उसको खोजना आपका काम है, देखना आपको काम है, और जज भी आप ही को करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई आंख बंद करके आए और हमारे साथ जुड़ जाए, अपना करियर मेरे हाथ में दे दे। लेकिन देखिए, अभी 68 का गया है, कल परसों में 69 का भी जाएगा। सबको देखिए, परखिए एक बार ज़रूर, फिर आप अंक दीजिए कितना देते हैं और कितना के काबिल मैं हूँ। तो मेरा आग्रह है कि साहित्य के विद्यार्थी ना लिखें। ऊपर वाला जो निबंध था, जंगल वाला, उसको कोई भी लिख सकता है, लेकिन इसमें बचें, क्योंकि आपके पास बहुत ढंग के साहित्य की जानकारी चाहिए। संस्कृत का है, उसके पास खूब है। अब जैसे अगर वो मृक्ष कटिकम की ही बात करता है, कालिदास की तो बात है ही, शूद्रक का, कमाल का उसको एग्जाम्पल मिलेगा। क्योंकि पहली बड़े कम संस्कृत साहित्य में किताब है जो सेकुलर मिजाज के हैं, नैतिक तो सब है, और उसमें जो पता चलता है कि उस समय भी हमारे समाज में कितना भाई भतीजावाद था, और कैसे एक संत को गलत षड्यंत्र में कैसे फंसाया जाता है। जब उस किताब को आप ही के बिहार का एक व्यक्ति, उसने कहीं पढ़ा, किसी ने उसको बताया, तो वो आदमी लगातार 4 वर्षों तक दौड़ता रहा, उसकी स्क्रिप्टिंग हुई और सिंगल उस किताब ने उस आदमी को हीरो बना दिया। वो आदमी कोई और नहीं, शेखर सुमन है, और उस फिल्म का नाम है उत्सव, जिसको शशि कपूर ने फंडेड किया था। और देखिए यूट्यूब पे फ्री में होगा, रेखा जी हैं, और उससे आप समझिए कि माटी की गाड़ी कहाँ पहुँच गई। तो उसमें बहुत सारे एक से एक हैं। उपनिषद तो हैं ही, उपनिषद को तो मैं मतलब विश्व के किसी भी साहित्य से कम नहीं, बहुत पतली चीज़ है लेकिन अद्भुत है, तो देखने की ज़रूरत है। खैर, तीसरा, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य उत्तम है। परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर देन इनएक्शन। तो एक्शन कैसा होना चाहिए? आपका जो अनिवार्य कर्तव्य है, बैठे नहीं रहना है। और एक बात और बता दूं, इसमें ऐसा कोई निबंध नहीं है, ये भी लुकोक्ति तक, जिसमें विश्व के बड़े बड़े लोगों ने जिसको नहीं कहा है। जब लोकोक्ति में पढ़ाऊंगा या निबंध भी, जब इसका आंसर देखेंगे तो लगेगा आपको कि संसार का जो आचरण है वस्तुतः वो एक जैसा ही है पूरे मानव का, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं है। इसलिए ऐसी चीजें सारे स्कॉलर के पास मिलते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन वो स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है कि उस किसी का ये कॉपीराइट्स है। ऐसी सोच हमारे तमाम जो वैदिक साहित्य है उसमें भी है, खुद ऋग्वेद में है, और स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का वो ये उदाहरण है, लिया गया 3 अध्याय का है। तो इसकी ब्यूटी देखिए, और गीता के बाद भी बहुत जगह ये है। ये बेसिकली उपदेशात्मक टॉपिक है, समझिए, ये उपदेश दे रहा है, लिया तो गया है श्रीमद् भगवत गीता से, अध्याय 3 का श्लोक है, लेकिन इस निबंध में गीता से लेने से एक ही चीज हो गया कि हमारे पास बहुत मूर्त चीजें हैं,
गीता है तो उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका प्रसंग है। लेकिन जब हम लिखते हैं इसको तो उस मूर्तता को भूलकर उतना तक लेकर फिर हमको अमूर्त में यात्रा करानी होगी, यानी पूरा संसार की चीजों को खंगाल के रख देना होगा 600-800 वर्ड में। इस टॉपिक का सबसे बड़ा डिमेरिट यह है कि जब जैसे ही ये उपदेशात्मक हो गया तो कई कंट्राडक्टरी पैदा करता है। ये चीजें आज 21वीं सदी में हम बैठकर किसी चीज को बहुत परख कर ही उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। हो सकता है कि आपके मत से जो पर्चा देख रहा है वो सहमत ना हो, वो कुछ और मत रखता हो सकता है कि वह व्यक्ति अति धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है वह व्यक्ति नास्तिक प्रवृत्ति का हो, कैसा हो। तो नंबर लेने में ये निबंध कितना भी अच्छा लिखिएगा तो थोड़ा सा रोकेगा। तो सोच लीजिए, आंसर पढ़ लीजिए मेरा लिखा हुआ और देखिए कि कितना नंबर आप देते हैं, तो फिर खुद तय कीजिए कि ऐसा निबंध लिखा जाए या ना। इसीलिए नमूना दे दिया हूं। तो ये मैंने कह दिया कि भगवत गीता से लिया गया है, भारतीय दर्शन में यथावत ले लिया गया है। हाँ, अगर कोई फिलॉसफी का है, हिंदी साहित्य का है, संस्कृत साहित्य का है, तो इस पे अपना हाथ आजमाए। सोशल साइंस, वाणिज्य साइंस वाले थोड़ा परहेज कर जाए, कोई दिक्कत नहीं परहेज करने में, एक ही तो लिखना है। अच्छा, ये अद्भुत उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंसेस और रिवेल ट्रुथ। ये आर्ट का बेसिक मूलभूत दर्शन है कला का। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा डिबेट है। महान शिक्षाविद, यानी आप मान के चले कि 20वीं शताब्दी में शिक्षाविद के रूप में उनसे सम्मानित, उनके बराबर सम्मानित बहुत नागण्य लोग हुए, तो वो जॉन डीवी थे। अद्भुत फिलोसोफर और महान, जितनी उनकी महानता, मतलब सारी शिक्षा नीति उन्हीं के इर्द गिर्द सोच के घूमती है। बहुत सारी चीजें, शिक्षा और लोकतंत्र की अवधारणा जो है वो उन्हीं की दी हुई है, उनकी किताब ही है। बहुत बहुत बड़े फिलोसोफर थे हमारे, वन ऑफ द हमारे गुरु हैं। इस स्टूडियो में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट एक तरफ हमारे जितने गुरु हैं उसमें जॉन डीवी भी हैं और जीन पियाजे भी हैं शिक्षा में, अम्बेडकर भी हैं, गांधी भी है, माँ सावित्रीबाई और ज्योतिबा दा फूले भी हैं, डार्विन भी हैं, कार्ल मार्क्स भी हैं, सिगमंड फ्रॉयड भी हैं। तो ये उनका एक डिबेट है और ये डिबेट बहुत चर्चित रहा है वर्ल्ड में। इस पे इन्होंने पेपर पढ़ा था और इसका दोनों उद्देश्य है उत्कृष्ट कला का, कि अनुभव को प्रकाशित करना और सत्य को भी उद्घाटित करना। और इस निबंध की कैटेगरी हम मूर्त मानते हैं, चूंकि इसके पक्ष में सीधे सीधे इतने साक्ष्य हैं कि बहुत कल्पना से इसको आप खराब कर देंगे। चूंकि कोई भी तर्क आप देंगे, मूर्त में दिक्कत ये हो जाती है कि उसका तो काट है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो केवल सपना देखना ही निबंध नहीं है। निबंध राइटिंग कोई कहानी राइटिंग नहीं है, इसीलिए विधा अलग है। डे वन से कह रहा हूं कि इस विधा में साक्ष्य की जरूरत है। हाँ, यह है कि दोनों पक्ष को उठाकर आप इतना, आपको इजाजत ये निबंध देता है कि आप एक के साथ सहमत हो सकते हैं, जैसे मैं दोनों के साथ हूं कि ये अनुभव को प्रकाशित करता है और सत्य को उद्घाटित करता है। इट मे बी पॉसिबल
कि आप बोले केवल सत्य को उद्घाटित करता है, तो अभी दिक्कत है। अनुभव को नहीं करता है तो समस्या है, क्योंकि दोनों के बीच इसको चलना है। इतना इसको सिद्ध कर दिया गया है, गणित की तरफ प्रूवन फैक्ट है, इसलिए आपके पास बहुत गुंजाइश नहीं है। अगर बिना संदर्भ के लिख दिए और इसको कहानी बनाने की कोशिश की और उपन्यास का कोई मुखड़ा, तो लड्डू अंक मिलेगा। अब चलिए, हम इतिहास निर्माता नहीं है, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। देखिए, बहुत बड़ा डिबेट है इस पे। निर्माता यानी हम इतिहास बनाते हैं, और एक है कि नहीं, इतिहास हमको बनाता है। इसमें प्रकृतिवादी नेचुरलिस्ट लोग का मानना है कि हम निर्मित हैं। स्वयं रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो तो सभी जगह जंजीरों से घिरा पड़ा है, छोटा आदमी नहीं है। लेकिन वो प्रकृतिवादी है, एक तरह से उसके अंदर एनार्की है, अराजकता है। एज ए फिलोसफर रूसो की बड़ी इज्जत है, हम लोग भी बहुत इज्जत करते हैं। फ्रांस की क्रांति का एक बहुत बड़ा नायक है बाल्तेयर रूसो। लेकिन यहां पे रूसो प्रकृतिवादी इतना हद तक है कि कह देता है, टैगोर पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव है कि दीवारें तोड़ दो स्कूल की, इसमें दीवार की क्या जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। तो उससे व्यवस्था को आज के दिन में पूरी दुनिया एक नियम से चलती है, प्रकृति स्वयं एक नियम से चलती है। तो ये किसी भी चीज को स्वीकारने को तैयार नहीं है, उसको जंजीरें मान देते हैं। तो इससे तो भरी समाज में बहुत एनार्की फैल जाएगा, अराजकता, निरंकुशता फैल जाएगा। दूसरी ओर बहुत बड़े अनुभववादी फिलोसफर, फ्रांसिस बेकन का इस पे बहुत अच्छा निबंध है, मैंने चर्चा किया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें कूदे हैं। स्वयं जो हिस्ट्री के जितने भी स्कूल हैं, इस स्कूल ने स्वीकारा है कि भाई हिस्ट्री, चाहे हिस्टोग्राफी के इतिहास लेखन के बहुत बड़े आचार्य E.H. कार ने कहा कि इतिहास क्या करता है, वो समय से वो ऊर्जा हासिल करके चलता है। इतिहास मुख्य है। कभी भी हम वर्तमान में अपनी पीढ़ी का अंतिम उपन्यास नहीं, अपना इतिहास नहीं लिख सकते। हम केवल पास्ट का विश्लेषण करते हैं और उस आकलन के बाद हम एक न्यूनतम या उच्चतम बिंदु तय कर सकते हैं। स्वयं कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास पूंजीपतियों का एक दिया हुआ, लिखा हुआ एक ढकोसला है, और जिसको सर्वहारा की पसीना ले जाके ठकेल के समुद्र में डाल देता है। फिर इस डिबेट में कूद जाते हैं ब्रिटिशर्स, जो कहते हैं कि भाई जो एक रोल मॉडल बना इतिहास लेखन का, और आज तक वह मॉडल बहुत आगे है, कि वी आर ओनली डिस्क्राइबर, हम केवल विवेचना करने के लिए खड़े हैं तथ्य का, फैक्ट का। हमें कोई हक नहीं है उसके साथ छेड़छाड़ करने का। 100% साक्ष्य के साथ उस चीज को एज इट इज उसकी कमेंट्री की जाए। जबकि सबल्टर्न स्कूल के फादर रंजीत गुहा, ऑल टाइम ग्रेट आदमी, सबल्टर्न माने उपाश्रित, जिसका कोई नहीं है, वो कहते हैं कि इतिहास में जो अंकित है वो एक तरह से किसी खास समुदाय, वर्ग और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। एक आह की आवाज है,
एक दिल का दर्द है, वो अमौखिक है, सॉरी वो मौखिक है, वो दर्ज नहीं हो पाता है। चूंकि सबल्टर्न मौखिक तथ्यों को भी इतिहास का स्रोत मानता है और उसे इतिहास लेखन को आगे बढ़ाता है। तो बहुत सुंदर ये डिबेट है, और इस लाइन को ग्रेट गांधीयन जो बराक ओबामा जिनको गुरु कहे थे इंडिया में आके कि ये मेरे दादा गुरु का देश है, चूंकि मार्टिन लूथर किंग नहीं होते तो मैं नहीं होता, और गांधी नहीं होते तो मार्टिन लूथर किंग नहीं होते। 60s के दशक में अमेरिका के बहुत बड़े नस्लवेदी आंदोलन के दूसरे गांधी जब हिंदुस्तान आए थे तो 40 मिनट तक पूरी दिल्ली पुलिस परेशान हो गई, लेट गए गांधी के सामने और रोने लगे ऐसे कि मत पूछिए। तो उन्होंने ही ये कहा था कि हम इतिहास निर्माता नहीं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। लेकिन नस्लभेद पे बात सही है, अंबेडकर भी इस चीज को के भुक्तभोगी है कि एक आदमी अपने समय का इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना मेधावी आदमी, इतने बड़ी सोच का आदमी, और उस आदमी को स्कॉलरशिप जो देता है कंडीशनल कि आप आके नौकरी करोगे मेरे यहाँ, बड़ौदा स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और उनको एक कमरा नहीं मिलता। जब कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो कोई पढ़ता नहीं है, जब वकालत करने जा रहे हैं तो मौखिल भाग जाता है, और इस दर्द में वो व्यक्ति पूरा जीवन बिता देता है। कितने दुख की बात है। और एक व्यक्ति जिसको कहीं रोका नहीं गया है जाति के आधार पर, वो गांधी है, लेकिन वो द्विज है, मतलब जनउधारी है। अलग बात है उसको पाखंड में विश्वास नहीं है, और वह व्यक्ति दलित सवाल को उठाता है। 1934 में वो आदमी संन्यास ले लेता है राजनीति से, केवल वो सामाजिक आंदोलन को समर्पित हो जाता है। याद रखना, गांधी कभी भी 34 के बाद कांग्रेस के सदस्य नहीं है, और हरिजन मैगजीन निकालने लगे, बंद हो गया इंडियन ओपिनियन, और हरिजन में उनकी स्वीकृति बढ़ी, और बहुत कुछ दलितों के लिए उन्होंने किया। हालांकि हरिजन शब्द बोलना गलत है, क्षमा चाहूँगा। तो शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने किया। तो अलग अलग परिस्थिति थी, उन्होंने अलग ढंग से, वो निर्माता हो गए अंबेडकर, उस नियतिवादी हो गए, विश्वास करना पड़ा, लाख संविधान बन गया बाद में, ठीक है। लेकिन 47 से लेकर जब तक वो जीवित रहे, लगभग 10 साल, तभी भी बहुत ढंग की चीजें उनको झेलना पड़ा अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये चीज को समझना होगा। तो ये कथन है मार्टिन लूथर किंग का, बहुत बड़े मीटिंग में कहे थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कॉपीराइट से मार्टिन लूथर किंग का। ऐसी बातें पे डिस्कशन लगभग आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी चेतना है। फ्रांस की क्रांति के बाद ही इस पे डिस्कशन चालू हो गया, और 2 स्कूल, 2 धरे बने। भाई सोशल साइंस वाले खूब मजे से लिखो, लिटरेचर वाले भी लिखो, विज्ञान वाले थोड़ा समझ जाना, चूंकि इसमें आपको फैक्ट भी देना होगा बहुत, और अमूर्त श्रेणी का है, तर्क को पूरा जगह देना होगा। तो अगर दे सकते हो तो लिखो, अच्छा टॉपिक है। इंटरनेट हमारे संसार को 20 गांव में बदल दिया। बड़ा जेनरिक टाइप का टॉपिक है, बचपन से सुनते आए हो, मतलब आप लोग तो बचपन से ही सुनते आए हो। हम लोग जब बीए हुए में थे तो सुनने लगे थे। ग्लोबल, हालांकि कॉन्सेप्ट 1960 में ही आ गया था। कैनेडियन बहुत बड़े इंफॉर्मेशन साइंस के साइंटिस्ट थे, मैकलुहान, उन्होंने ही इस बात को कहा था, मार्शल मैकलुहान। अपनी उनकी 2 किताबें आई थी और ग्लोबल विलेज की बात चली। लेकिन आप लोग बहुत बेहतर इस पे लिख सकते हो, चूंकि कोरोना काल में बहुत नज़दीक से आप द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज समझे हो। चूंकि सब लोग बंद हो गए, ऐसा पृथकवास हुआ, ऐसा लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम लोग सबको खोजने लगे, कौन कहाँ है, देश विदेश सबसे बात होने लगी।
चूँकि 4G बहुत अच्छे से काम कर रहा था, तो बात तो सही है, लेकिन ये इतना जेनरिक टॉपिक है कि इसमें बड़ी दिक्कत ये होगी कि पूरा ये मूर्त श्रेणी का है, और आज हम 5th जनरेशन में आ चुके हैं, 5G का जमाना आ चुका है, में है। तो इसमें आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने होंगे, पॉइंट्स में आगे बढ़ना होगा, और बहुत सटीकता से चीज़ों को रखना होगा, तब जाके अंक मिलेगा। औसत अंक के लिए तो ठीक है, जब कहीं कोई दिक्कत हो तो कोई भी इस पे लिख सकता है, लेकिन फैक्ट्स को देखना होगा। और बेहतर है कि एक बार मेरा नमूना भी देख लो, आप फिर समझोगे। विचार जीवन का आधार है, थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। ये टोटली फिलोसफिकल सब्जेक्ट है, और ये सत्य है, विचार जीवन का आधार है। चूंकि एक बहुत बड़ी बात किसी सिरफिरे संत ने कही है, बहुत दिन हुआ मैं खोजना चाहा, उसका नाम कहीं मिला नहीं, बहुत दिन पहले पढ़ा था। कहता है कि मित्र, बीज को देखो, बीज को, यू ऑलवेज सी द सीड्स, वृक्ष नहीं, वो तो प्रतिफल है। कितनी बड़ी बात कह दिया। वाकई में मैं आज से 10-15 साल पहले मॉर्निंग वॉक पे जो दरख्त, बनियान ट्री जिसको कहा जाता है, जनरली 4 हैं, जो आप लोग के भाषा में पाकर, जिसको दिल्ली में पिलखवा कहा जाता है, बरगद जो नेशनल ट्री है, पीपल, पाकर, बरगद, समहाउ नीम भी आप कह सकते हैं, दरख्त है। बहुत विशाल पेड़, उर्दू का दरख्त शब्द है, बहुत सारे शायरों ने इसको यूज किया है, बल्कि साय में धूप जो दुष्यंत कुमार का गज़ल है उसमें भी है, अब दरख्तों के नीचे भी धूप लगने लगी है। तो जब उसके बीज को आप देखोगे, जो चिड़िया के लिए स्पेशली बनाता है वंडरफुल वर्ल्ड, तो बहुत छोटा सा है, और उसको जब आप खोलोगे तो बड़े बड़े माही, इतने छोटे छोटे हैं कि दंग रह जाओगे, और प्रतिफल वहीं पे देख लेना, जीवन समझ जाओगे। तो जीवन में परिस्थिति कुछ भी हो, अगर पॉजिटिविटी के साथ चला जाए तो कोई किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक उल्टा क्या होता है, खासकर हम जिस समाज से, बड़ी ईर्ष्या, बहुत बदले की भावना में वो समाज रहता है। यहाँ दिल्ली में रहते हैं, वहाँ दिखावा है, और अपने आप बदले की भावना है। हर कोई बैठा हुआ है किसी चीज़ के इंतज़ार में कि किसी का कब बुरा होके आए और वो ताली बजाए, वो कुछ नहीं कर सकता। तो सक्सेस अगर होना चाहते हो, उसी बिहार में बुद्ध भी हुआ, मज़ेदार बात है। चरवाक जैसा भी सुपर फाइन फिलोसफर हुआ, अल्टीमेट है दुनिया में। स्वयं महावीर स्वामी है, मतलब 60-62 लोग हैं उस गंगा जमुना के द्वाब में, इतने लोग हुए पूरे पूर्वांचल में। और फिर भी वहाँ का जनक जैसा विद्रोही व्यक्ति हुआ, जहाँ उपनिषद की एक रचना मानी जाती की शुरुआत हुई, और वहीं से सब कुछ हो गया। जहाँ अष्टावक्र जैसा व्यक्ति था, याज्ञवल्क्य जैसा, वो समाज कहाँ कैसे ऐसे द्वंद्व में फंस गया, ये अपने आप में शोध का विषय है। पूरे दुनिया के जितने भी फिलोसफर हैं, इसके साथ अपनी सहमति जताए कि विचार जीवन का आधार है। कोई भी व्यक्ति जो भी बीपीएससी दे रहा है किसी भी चीज का, वो साइंस, विज्ञान, कॉमर्स, इस पे हाथ आजमाओ, चूंकि पूरा अमूर्त है, सबके पास बहुत सारे उदाहरण हैं। निबंध की एक और ब्यूटी है कि आप निबंध में रिपोर्टाज को भी घुसा सकते हो, जिसको रिपोर्ट कहते हो,
रिपोर्टाज भी, जो केस स्टडी टाइप की चीज़ है, उसको भी घुसा दोगे भाषा के रूप में। दो चीज़ की तुलना भी कर दोगे कि दो परिवार था और ऐसा परिणाम अंततः ये आया, तो भी नंबर पा जाओगे। लेकिन केवल कल्पना करके उड़ा दोगे तो दिक्कत है, और केवल फैक्ट डाल दोगे तो भी दिक्कत है। एक निबंध 69 का आज मैं लिख रहा था, उसको पढ़ना कि फैक्ट, और वो भी आपको दूंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो टोटली फैक्ट बेस है, लेकिन उसको ट्रीट किया हूं। हाँ, यह है कि परीक्षा में वैसा निबंध नहीं लिखना है। हालांकि बहुत अंतर है 68 और 69 के निबंध में। 69 का निबंध बहुत हद तक भाग गया है जनरल स्टडीज की ओर, 68 में नहीं है, बहुत संतुलित, बेटर हम इसको मानते हैं, यूपीएससी के बहुत नजदीक। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, बिल्कुल कोविड के बाद क्या बदलाव मांग रही है, दोनों डेटा आ गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम चीज़ें। तो ये बेहतर आप जान रहे हो, लिख सकते हो कि क्या बदलना चाहिए। और नई शिक्षा नीति भी आई कोविड के बाद 2020 में, तो उस चीज़ को भी वो कैटर किए हुए है, ब्लेंडेड मोड, हाइब्रिड मोड। और वही है कि हम लोग भी बात कर रहे हैं। अब आ गए कहावत पे। इस चीज़ को समझाने के लिए, क्षमा करना वीडियो शायद लंबी हो रही है मनीष जी, तो लंबी नहीं करने हैं, मैं इस टॉपिक को फिर कल करूँगा, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी है इसका, कि आखिर प्रभाव होते क्या हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती है। चूँकि इसमें अच्छा नंबर लाना है, और कोई ज़रूरी नहीं कि सबको सब लोकोक्ति का एग्जैक्ट मतलब पता हो। और परीक्षा में मैंने देखा है कि पेपर में भी अशुद्धि आ गई है। 29 में वो धोबी का कुटका को कुकुर लिख दिया है, कुकुर का माने कुत्ता होता है, लड़का तो मारा जाएगा। फिर पूरा उसका प्लानिंग ही चेंज कर जाएगा, उसका ध्येय ही बदल जाता है। हॉल में तो कोई चेंज करेगा नहीं, भगवान सद्बुद्धि दे बीपीएससी को। तो फिर मिलते हैं, और आज टेलीग्राम पे देखिए, और मैं आपके हवाले हूँ। पहले आप मेरा ठीक से आकलन कर लीजिए, फिर बात होती है। जय हिंद।